आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस किस तरीके से पास करेंगे। और आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और तरीका देखेंगे कि आप अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बेसिकली तीन तरह के आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। नंबर वन, यू कैन पास द आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू। नंबर टू, यू कैन पास द आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस, वो हमने देखा लास्ट लेक्चर में। और तीसरा तरीका होता है पासिंग एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके को हम जो है डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चंद रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। नंबर वन, कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि मेरी इस वीडियो रिकॉर्ड करने से लेके वीडियोस को अपलोड करने तक जितनी भी एफर्ट्स इसमें मेरी लगती हैं, आप उन एफर्ट्स को ना अप्रिशिएट कर रहे होते हो। तो अगर वीडियो आज की पसंद आए तो इसको लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, इस पर कमेंट्स देना चाहें तो कमेंट्स दे सकते हैं। और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोड ब्लॉक्स यहाँ पे ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और करूँगा पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन बाय रेफरेंस की एग्जांपल एक करके। और उसके बाद फिर हम चलेंगे और तीसरी टाइप देखेंगे कि फंक्शंस को आप एड्रेसेस किस तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं न्यू पे जाऊंगा, न्यू पे मैं प्रोजेक्ट को क्लिक करूंगा, यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है। मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। प्रोजेक्ट का टाइटल दे देते हैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस टू। ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, इसमें सोर्सेज का फोल्डर है, इसमें मेन डॉट सीपीपी का फोल्डर है। मैं यहाँ से स्टेटमेंट को रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जिसकी रिटर्न टाइप हम रख देते हैं, लेट्स सपोज, बल्कि इस तरह कर लेते हैं, इसमें रिटर्न टाइप रखते ही नहीं है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। मीन्स कि ये कोई वैल्यू कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ कैलकुलेट पावर। और कैलकुलेट पावर नामी फंक्शन को मैं दो वेरिएबल्स का रेफरेंस पास करूंगा। ठीक है, और यहां पे मैं इस तरह कर लेता हूं कि दो वेरिएबल्स अपने बना लेता हूं, लेट्स सपोज, बल्कि दो वेरिएबल्स नहीं, बल्कि बल्कि तीन वेरिएबल्स का रेफरेंस इसको मैं पास कर देता हूं। ठीक है, तीन वो कौन कौन से होंगे वो हम अभी डिस्कस भी कर लेंगे। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है मेरा, उसका नाम मैं रख देता हूँ बेस। दूसरा वेरिएबल है, उसका नाम मैं रख देता हूँ पावर। और तीसरा वेरिएबल है, उसका नाम मैं रख देता हूँ रिजल्ट। ओके जी, अब मैं सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा और मैं यूजर से कहूंगा कि एंटर द नंबर टू टू कैलकुलेट इट्स टू कैलकुलेट इट्स पावर। और सी इन स्टेटमेंट लिखूंगा और यहाँ पे बेस की वैल्यू इनपुट कर दूंगा। फिर उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट, इसमें मैं लिखूंगा कि एंटर द पावर टू एंटर द पावर। और सी इन स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे पावर वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है लाइन नंबर 7 के ऊपर। यहाँ पे मैं कॉल करूंगा अपना ये फंक्शन जिसका नाम है कैलकुलेट पावर। और इसको मैं बेस वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा, उसका रेफरेंस यहाँ पे पास होगा। पावर वेरिएबल भी मैं एज एन आर्ग्यूमेंट इसको पास कर रहा हूँ और रिजल्ट वेरिएबल भी मैं इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट चलेगी जब आपका ये कैलकुलेट पावर नामी फंक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी और इसमें मैं लिखूंगा कि द पावर कैलकुलेटेड
द पावर कैलकुलेटेड इज, और यहाँ पे मैं रिजल्ट वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है इसमें मेन फंक्शन चूंकि ख़त्म है तो इसलिए आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है कैलकुलेट पावर, मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूँगा और यहाँ पे मैं 3 रेफरेंस वेरिएबल्स बनाऊंगा, इंटीजर एंड बी, इंटीजर एंड पी एंड इंटीजर एंड आर, ठीक है। आपका जब ये फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा, इसको आपने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, बेस वेरिएबल का रेफरेंस पास किया है, वो बेस वेरिएबल का एक रेफरेंस यहां पे क्रिएट हो जाएगा और उसका नाम होगा बी, और रेफरेंस वेरिएबल एक ऑलरेडी पहले से बने हुए वेरिएबल का एक दूसरा नाम होता है। तो अब आप इस बेस वेरिएबल को या इस मेमोरी लोकेशन को जिसको आप एक्सेस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम बेस, आप इसको इस फंक्शन के अंदर, कैलकुलेट पावर के फंक्शन के अंदर, इसको बी वेरिएबल के नाम के तौर पे भी आप इसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो जिसमें बेस वेरिएबल की वैल्यू पड़ी है। इसी तरीके से पावर वेरिएबल का भी एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया, उसका नाम है पी, और रिजल्ट वेरिएबल का भी एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया है, उसका नाम है आर। यहां पे मैं जिस नंबर का मैंने पावर कैलकुलेट करना है वो बेस वेरिएबल में वो नंबर पड़ा है, और वो इस वेरिएबल ये जो वेरिएबल बी है ये भी उसी बेस वेरिएबल ही का दूसरा नाम है, ठीक है। तो मैं इसको अपने इस फंक्शन के अंदर यूज करूंगा। इसी तरीके से जो पावर जो आपने कैलकुलेट करनी है, मतलब जो पावर है, लेट्स सपोज 5 रेज़ टू द पावर 3, तो 5 वैल्यू इस वेरिएबल बेस में पड़ी होगी, और वेरिएबल ये जो रेफरेंस वेरिएबल बी है ये चूंकि बेस वेरिएबल का ही दूसरा नाम है, बिकॉज इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, तो मैं इस वेरिएबल बी को एक्सेस करके बेस वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं। इसी तरीके से पावर वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस वेरिएबल p एज वेल, बिकॉज दिस p वेरिएबल इज आल्सो अ सेकंड नेम ऑफ दिस वेरिएबल पावर, इसका रेफरेंस वेरिएबल है ये। और इसी तरीके से रिजल्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू मैं स्टोर करना चाहूंगा तो उसको मैं स्टोर करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल आर। ये वेरिएबल आर जो है इस रिजल्ट वेरिएबल का ही दूसरा नाम है, बिकॉज ये आर जो है इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वेरिएबल आपके ऑलरेडी क्रिएटेड वेरिएबल्स का दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो यहां पे आप स्ट्रेट अवे एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंटीजर आई फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन p एंड i प्लस प्लस, और इस फॉर लूप में हम लिखेंगे r इज इक्वल टू पावर कैलकुलेट करनी है नंबर की, तो मेरा जो नंबर जो है वो बेसिकली बेस वेरिएबल से आया है, और उस वेरिएबल का जिसमें मेरा नंबर पड़ा हुआ है जिसका पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वो जो है इसमें पड़ा हुआ है। अब उसका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ है बी, तो इस वो नंबर जिसका मैंने पावर कैलकुलेट करना है उस वेरिएबल में पड़ा है, उस वेरिएबल का नाम ना सिर्फ बेस है बल्कि उसका नाम बी भी है। तो r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है। और एक काम हमने यहां पे ये करना होगा कि जो रिजल्ट वेरिएबल है ना इसको मैं 1 से इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है, लाजमी तौर पे। फिर इसके बाद ये आपका जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा, जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो आपका ये जो r है ये r आपका बार बार इसमें, मतलब r की वैल्यू बार बार b से मल्टीप्लाई हो रही होगी, और एट द एंड ऑफ द डे वेरिएबल r के अंदर जो है वो वैल्यू आ चुकी होगी। तो वेरिएबल r बेसिकली वेरिएबल रिजल्ट ही का दूसरा नाम है, क्योंकि ये r वेरिएबल और रिजल्ट वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं इस कोड को कर लेता हूं सेव, मैं इस कोड को कर लेता हूं बिल्ड, सेमी कोलन नहीं है, अंदर लिखा हुआ है सेमी कोलन, दोबारा से इसको बिल्ड कर लेता हूं। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है, व्यू लॉग्स में जाके जो एरर्स हैं उन एरर्स को हम देख लेते हैं। एम्बिगुएटिंग न्यू डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर, ओके, यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप एक्चुअली नहीं लिखी, वॉइड
आई होप कि सारे एरर्स रिमूव हो चुके हैं। जी बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। अब मैं इसको रन कर लेता हूं। एंटर द नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे 5 और एंटर द पावर। लेट सपोज मैं 5 का क्यूब कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। ओके, there is again some problem is I is less than or equal to p। ठीक है, लॉजिकल एरर था। इसको सेव किया, इसको मैंने दोबारा से बिल्ड किया क्योंकि इसमें चेंजेस हुई हैं, और इसको मैं रन कर लेता हूं। एंटर द नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर। लेट सपोज मैं कहता हूं 5, उसका पावर 3 कैलकुलेट करो जो कि 125 के बराबर होगा, और ये इसने आपको 125 जो है वो पावर कैलकुलेट करके दे दिए। अब इस तरह कर लेते हैं कि इस आउटपुट विंडो को मैं साइड बाय साइड यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और ऑब्वियसली इसको मैं लाइन बाय लाइन आपका जो प्रोग्राम है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। बेस वेरिएबल में वो नंबर जाएगा जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है। पावर वेरिएबल में जो वैल्यू जाएगी वो बेसिकली पावर की वैल्यू होगी, जो कि मैं बेस की जो भी पावर कैलकुलेट करनी होगी वो पावर की वैल्यू पावर वेरिएबल में स्टोर होगी। और रिजल्ट में आपका जो है ना बेस रेज टू द पावर वेरिएबल की वैल्यू, उसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट वेरिएबल में आके स्टोर होगा। तो रिजल्ट वेरिएबल को मैंने स्टार्ट में 1 से इनिशियलाइज किया है। 1 से क्यों किया है ये भी आपको थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इसमें सी आउट स्टेटमेंट है, एंटर द नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एंटर द नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर, और आपने 5 वैल्यू इनपुट की है। ये 5 वैल्यू बेस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। फिर इसके बाद लिखा आ रहा है एंटर द पावर। ठीक है, एंटर द पावर, और आपने जो पावर इनपुट की है वो लेट सपोज आपने इनपुट की है 3, और वो पावर वेरिएबल में 3 वैल्यू चली जाएगी। बेस वेरिएबल में 5 है, पावर वेरिएबल में 3 वैल्यू है। ठीक है, और आपने ये कैलकुलेट पावर नाम के फंक्शन को कॉल किया है, और इसको आप बेस वेरिएबल, पावर वेरिएबल और रिजल्ट वेरिएबल का रेफरेंस पास कर रहे हो। आप इस बेस वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू 5, या पावर वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू 3, या रिजल्ट वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू 1 इसको पास नहीं कर रहे, बल्कि आप इस कैलकुलेट पावर फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स जो पास कर रहे हो वो बाय रेफरेंस कर रहे हो। क्योंकि आपने कैलकुलेट पावर के फंक्शन की जो डेफिनेशन लिखी है, आपने इसको बोला है कि यार मैं आपको 3 डिफरेंट इंटीजर वेरिएबल्स का रेफरेंस पास करूंगा। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियसली आपका कैलकुलेट पावर फंक्शन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। मैं इस आउटपुट को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। यहां पे ये स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, कैलकुलेट पावर फंक्शन को आपने कॉल किया तो आपका कैलकुलेट पावर फंक्शन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ना सिर्फ ये फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा, बल्कि यहां पे कुछ खास काम होंगे कि आपका जो बेस वेरिएबल है आपने इसको आपने पास किया, इसका रेफरेंस पास किया है। तो बेस वेरिएबल का यहां पे इसकी डेफिनेशन के अंदर, फंक्शन की डेफिनेशन में एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल है। ये अगर नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल होता तो हम यहाँ पे एंड ना लगाते। तो बेसिकली हुआ ये कि आपकी रैम में मेमोरी के अंदर जिस लोकेशन के ऊपर ये बेस वेरिएबल स्टोर हुआ है, उस मेमोरी लोकेशन का एक तो नाम है बेस और उसका एक दूसरा नाम है बी। इसी तरीके से पावर एक वेरिएबल का नाम है, पावर एक वेरिएबल है हमारे पास, और एक मेमोरी लोकेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मेमोरी लोकेशन का ये नाम है। इसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जिसका नाम पावर है उसका आपने एक दूसरा नाम भी लिख दिया है पी, और रिजल्ट आपका एक मेमोरी लोकेशन है, आपने उसका एक दूसरा नाम, उसका एक निक नेम, एक एलियस उसको दे दिया है आर। तो अब जब आप इस फंक्शन के अंदर कैलकुलेट पावर नामी फंक्शन में जब आप b की वैल्यू एक्सेस करोगे या p की वैल्यू एक्सेस करोगे या r वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करोगे, तो बेसिकली यू आर एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर्ड इन बेस वेरिएबल, पावर वेरिएबल एंड रिजल्ट वेरिएबल। क्योंकि b जो है वो बेस वेरिएबल का एक दूसरा नाम है, p जो है वो पावर वेरिएबल का, और r जो है वो रिजल्ट वेरिएबल का दूसरा नाम है। तो आप लोग ये याद रखें कि बेस वेरिएबल और बी वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन के दो नाम हैं। पावर वेरिएबल और पी वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन के दो नाम हैं। रिजल्ट वेरिएबल और आर वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन के दो नाम हैं। ठीक है, तो मैं अगर इस फंक्शन के अंदर, ऑब्वियसली मैं इस फंक्शन के अंदर बेस, पावर या रिजल्ट वेरिएबल यूज नहीं कर सकता, यानी कि मैं उसका नाम नहीं लिख सकता पावर
रिजल्ट या बेस, बिकॉज जो बेस वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, रिजल्ट वेरिएबल है, वो डिक्लेयर हुआ है इस स्कोप के अंदर, इस बॉडी के अंदर, इस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से लेके इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस तक। तो आई कैन नॉट यूज, मैं अगर यहां पे लेट सपोज लिख भी देता हूं कि सी आउट, ठीक है, सी आउट बेस, मैं इसको क्लोज करके आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। मैं अगर इसको बिल्ड करूंगा ना अभी, तो ये मुझे एरर देगा। बेसिकली एरर ये है, वो ये कहेगा कि यार इस फंक्शन के अंदर, जो कि ये आपका लाइन नंबर 21 से शुरू हो रहा है ये फंक्शन, और लाइन नंबर 27 तक ये फंक्शन चल रहा है, इसमें कहीं पे बेस नाम का वेरिएबल आपने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, तो आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। सिमिलरली ये जो आपके रेफरेंस वेरिएबल्स है ना, बी, पी और आर, इसको आप यूज कर सकते हो सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी के अंदर, आप इसको मेन फंक्शन में भी यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहां पे लिख देते हो ना आर, और इसको अगर मैं बिल्ड करूं, तो ये यहां पे आपको एरर देगा, ठीक है। तो ये एरर रिमूव कर लेते हैं, इसको दोबारा बिल्ड कर लेते हैं, यहां पे एरर आ रहा है तो इसको भी मैं, ठीक है, रिमूव कर लेता हूं, और इसको मैं अगेन बिल्ड कर लेता हूं। और अब हमने ये देखा कि आपका मेन फंक्शन जो है वो किस तरीके से चल रहा था। अब हम जो है आपका ये जो फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। मैं इस पावर, सॉरी, मैं इस आउटपुट विंडो को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूं। आपने आपने जो बेस वैल्यू प्रोवाइड की है वो 5 है, और वो वैल्यू स्टोर हुई है एक वेरिएबल में जिसका नाम ना सिर्फ बेस है बल्कि उसका नाम बी भी है। पावर की वैल्यू यानी कि बेस रेज टू द पावर, तो पावर की वैल्यू 3 है, वो स्टोर तो पावर वेरिएबल में हुई है, लेकिन उस पावर वेरिएबल का एक दूसरा नाम जो है वो पी भी है। फॉर लूप लगेगा फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू p, तो p वो वेरिएबल है जो कि जिसका दूसरा नाम है पावर, और जिसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 3 वैल्यू पड़ी है। तो आपका ये लूप 3 दफा चलेगा। i की वैल्यू पहले 1 होगी, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। i की वैल्यू स्टार्ट में 1 होगी, p वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 3 होगी, क्योंकि p वेरिएबल का दूसरा नाम पावर है और पावर वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू पड़ी है, और b वेरिएबल के अंदर 5 पड़ा है, बिकॉज आपका b वेरिएबल जो है इसका एक दूसरा नाम है बेस, और बेस वेरिएबल में 5 पड़ा है, ठीक है। तो आपका फॉर लूप चलना शुरू हो जाएगा। i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू p, p में 3 है, कंडीशन ट्रू है, तो आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी। स्टेटमेंट में लिखा है यार जो r वेरिएबल है, यानी कि जिसका दूसरा नाम है रिजल्ट, और रिजल्ट वेरिएबल के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या हमने पुट की थी, 1 पुट की थी, ठीक है। तो रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई करो बी वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू के साथ, और बी वेरिएबल का दूसरा नाम बेस है, और बेस वेरिएबल के अंदर 5 पड़ा है, मींस के बी वेरिएबल में भी 5 पड़ा है, तो आपका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ, रिजल्ट वेरिएबल आर, ठीक है, उसमें 1 पड़ा है, तो रिजल्ट आपका जो है रिजल्ट वेरिएबल आर वेरिएबल में 1 पड़ा है, बी वेरिएबल में 5 पड़ा है, रिजल्ट 5 आएगा, 5 जो है वो वेरिएबल आर में जाके स्टोर हो जाएगा, और रिजल्ट आपका यानी कि आर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होके 5 हो जाएगी। फिर इसके बाद i प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, i की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन और इक्वल टू p, p में 3 पड़ा है, तो कंडीशन चूंकि ट्रू है इसलिए आपकी स्टेटमेंट चलेगी r इज इक्वल टू r इंटू बी, r में पड़ा है 5, b में भी पड़ा है 5, रिजल्ट आएगा 25, और 25 आपका r वेरिएबल में स्टोर होगा, मींस के रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है, क्योंकि r और रिजल्ट दो वेरिएबल्स हैं, सॉरी दो डिफरेंट नेम्स हैं ऑफ द सेम मेमोरी लोकेशन। इसके बाद आपके फॉर लूप में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो आपकी i प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल i की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन और इक्वल टू p, i में 3 है, p में भी 3 है, तो कंडीशन ट्रू है, लिहाजा आपकी स्टेटमेंट एक दफा फिर से एग्जीक्यूट होगी। r की वैल्यू b की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, r की वैल्यू 25, b की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट आएगा 125, जो कि स्टोर होगा वेरिएबल r के अंदर। वेरिएबल r वो मेमोरी लोकेशन है जिसका दूसरा नाम रिजल्ट है, तो बेसिकली हम रिजल्ट वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं बाय अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल r, बिकॉज वेरिएबल r आपके रिजल्ट वेरिएबल ही का दूसरा नाम है, और r वेरिएबल आपका एक रेफरेंस वेरिएबल है। इसके बाद आपका ये वेरिएबल i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट करेगी, i की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 4 इज लेस देन और इक्वल टू p, और p में 3 है,
तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और ये स्टेटमेंट ना सिर्फ फॉर लूप आपका खत्म हो जाएगा बल्कि आपका ये जो फंक्शन है ये फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रोग्राम का कंट्रोल वापस जाएगा लाइन नंबर 17 पे और यहां पे आपका ये स्टेटमेंट चलना शुरू हो जाएगी और आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि द पावर कैलकुलेटेड इज रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू। तो आपको यहां पे देखें लिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ कि द पावर कैलकुलेटेड इज 125। बेसिकली 125 वेरिएबल आर में पड़ा है, लेकिन वेरिएबल आर इज अ रेफरेंस वेरिएबल और इस वेरिएबल आर का एक दूसरा नाम है रिजल्ट। तो बेसिकली आप आर के अंदर आप अपडेशन कर रहे हो, आर की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो, तो एक्चुअली यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रिजल्ट वेरिएबल। तो रिजल्ट वेरिएबल जो है ऑलरेडी अपडेट हो चुका है इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर विद द हेल्प ऑफ इट्स रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो आपको ये द पावर कैलकुलेटेड इज 125 जो कि वेरिएबल आर की वैल्यू है। ना सिर्फ ये वेरिएबल आर की वैल्यू है बल्कि ये वेरिएबल रिजल्ट की भी वैल्यू है। तो आपको इस तरीके से 125 जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन बाय एड्रेस ऑफ द वेरिएबल से पहले हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लियर होने चाहिए, तब हम इस काबिल होंगे कि हम अपने फंक्शन को किसी वेरिएबल का एड्रेस पास कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, और उस प्रोग्राम के जरिए से हम वेरिएबल के एड्रेसेस और एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट, वो हम समझ लेंगे। तो उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम जो है किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को किसी भी मेमोरी लोकेशन या किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास कर सकें। ठीक है, तो यहां पे मैं इसका नाम लिख देता हूं, लेट्स सपोज इस प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूं पॉइंटर वेरिएबल्स इन C++। ठीक है, पॉइंटर्स क्या है वो अब हम देख लेते हैं। main.cpp फाइल के अंदर मैं आता हूं और मैं यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंटीजर नंबर। ठीक है, और मैं इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट करता हूं जिसका नाम मैंने रखा है p। ठीक है, इंटीजर स्टैटिक p, और इस p को मैं असाइन करूंगा अपने नंबर वेरिएबल का एड्रेस। ये 3 स्टेटमेंट्स मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर हम चलते हैं और बाकी की स्टेटमेंट्स हम इस प्रोग्राम के अंदर लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका नाम है इंटीजर, और नेक्स्ट लाइन के ऊपर लाइन नंबर 8 पे मैंने एक ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये बेसिकली इट इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है कि आप बेसिकली पहले तो ये समझ लें कि पॉइंटर वेरिएबल क्या है। पॉइंटर वेरिएबल जो है ना, जिसका नाम p है, इसके साथ मैंने ये स्टैटिक लगाया है। ठीक है, तो स्टैटिक लगाने से कंपाइलर को पता लग जाएगा कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर मैं किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकूं। ठीक है, उसके अंदर मैं एड्रेस स्टोर कर सकता हूं उसका। अब कैसा एड्रेस, किस चीज का एड्रेस? हमने जब ये लेट सपोज ये वेरिएबल लिया है, नंबर इसका नाम है, मैंने इसको जब डिक्लेयर किया तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है ये मेरी रैम के अंदर किसी लोकेशन में किसी सेल के अंदर जाके क्रिएट हो जाएगा, और हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि आप किसी स्ट्रीट में जाएं, किसी ऑर्गेनाइज्ड मुल्क में या सिटी के अंदर जो स्ट्रीट्स होती हैं उसके अंदर जो घरों के एड्रेसेस होते हैं वो कंसेक्यूटिव एड्रेसेस होते हैं। जैसे हाउस नंबर 1 है तो उसके साथ हाउस नंबर 2 होगा, हाउस नंबर 2 के साथ हाउस नंबर 3 होगा। तो इसी तरीके से आपकी रैम के अंदर भी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, सेल्स उनको कहा जाता है, और हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा, और हर सेल के बाद आने वाले जितने भी सेल्स हैं हर एक का अपना अपना एक डिफरेंट एड्रेस होगा, उनका यूनिक एड्रेस होगा, एक दूसरे से डिफरेंट एड्रेसेस होंगे। तो मैं यहां पे ये चाह रहा हूं कि यार मेरा ये जो पॉइंटर है, बेसिकली इस पॉइंटर का नाम p है, स्टैटिक लगाने से ये आपका एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि ये जो पॉइंटर p है इसके अंदर मैं इस नंबर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकूं।
तो नंबर वेरिएबल की टाइप देखनी पड़ेगी, इसकी डेटा टाइप है इंटीजर, तो इस पॉइंटर की भी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर ही होनी चाहिए। मींस के पॉइंटर जिस वेरिएबल का एड्रेस इसमें हम स्टोर करेंगे तो उस वेरिएबल की डेटा टाइप और इस पॉइंटर की डेटा टाइप जो है ना वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं नंबर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूं इस पॉइंटर में, तो नंबर वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वही इस पॉइंटर की भी डेटा टाइप होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कैसे एक वेरिएबल का एड्रेस मुझे कैसे पता लगेगा? तो भाई सिंपल सा तरीका है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे। इस स्टेटमेंट से ये होगा कि ये जो आपका नंबर वेरिएबल है इसके साथ वेरिएबल के साथ ये एंड ऑपरेटर लगाने से, ये बेसिकली जो एंड ऑपरेटर है ये यहां पे कहलाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि वो नंबर वेरिएबल का जो भी मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस है, जो भी उसमें इस नंबर वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस कैलकुलेट करेगा और एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद उसको असाइन कर देगा इस वेरिएबल p के अंदर असाइन कर देगा, जो कि आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस कुछ सी आउट स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिससे आपको इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज लिख देता हूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ यार नंबर वेरिएबल के अंदर ना 50 वैल्यू पड़ी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज नंबर इज इक्वल टू, और यहां पे मैं नंबर वेरिएबल का नाम लिख दूंगा सी आउट स्टेटमेंट, और यहां पे मैं यहां पे एंड एल भी लिख देता हूं। सी आउट स्टेटमेंट है नेक्स्ट, और मैं लिखता हूं यहां पे कि द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज स्टैटिक पी इक्वल्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं स्टैटिक पी। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। देन सी आउट स्टेटमेंट, और यहां पे मैं लिखता हूं कि द एड्रेस या द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल नंबर इज एंड नंबर, और यहां पे मैं लिख देता हूं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और यहां पे मैं लिख देता हूं एंड नंबर। ठीक है, एंड एल। सी आउट द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल नंबर इज पी, पी आपका पॉइंटर का नाम, और यहां पे मैं लिख देता हूं अपने पॉइंटर का नाम, और इस तरीके से एंड एल। ओके जनाब, इस स्टेटमेंट्स को, बल्कि इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूं सेव, इसको मैं कर लेता हूं बिल्ड टू चेक इफ देयर इज एनी एरर। नो देयर इज नो एरर, और इसको मैं रन कर लेता हूं। ठीक है, ओके जी। पहले ही आपको बता रहा है कि मैसेज में लिखा हुआ है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज इक्वल टू 50। फिर ही आपको दिखा रहा है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज स्टैटिक p इज इक्वल टू 50। बेसिकली मैंने यहां पे जो नंबर वेरिएबल मैंने जो क्रिएट किया है, मैंने उसमें एक वैल्यू डाल दी 50 वट एवर। ठीक है, जो भी रैंडम वैल्यू मुझे मिली मैंने इसमें डाल दी। मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, इस पॉइंटर का एक्चुअल नाम p है। ठीक है, और इस पॉइंटर का काम यह है कि इसमें किसी भी वेरिएबल, किसी भी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस इसमें स्टोर हो सकता है। तो मैंने इसमें इसको असाइन कर दिया। लाइन नंबर 9 अगर देखें, मैंने इसमें लिखा है p इज इक्वल टू एंड नंबर। एंड आपका जो है वो कहलाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और इससे ये होगा कि नंबर वेरिएबल का एड्रेस कैलकुलेट होगा, और जो भी एड्रेस इसका होगा इस नंबर वेरिएबल का, वो इस वेरिएबल p में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सी आउट स्टेटमेंट, इसमें मैंने लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देता हूं और इसको मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है सी आउट स्टेटमेंट में कि द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज नंबर इज इक्वल टू, और यहां पे आगे मैंने उस वेरिएबल का नाम लिखा है जो कि नंबर वेरिएबल है। तो मुझे यहां पे दिखा रहा है ये आउटपुट, ये पहला वाला आउटपुट
कि द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज नंबर इज इक्वल टू 50। चलो ठीक है, इसकी तो मुझे समझ आती है कि भाई नंबर वेरिएबल में मैंने 50 डाला, 50 उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। अब ये जो दूसरा जो सी आउट स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज स्टैटिक पी इज इक्वल टू, और यहां पे मैंने नंबर वेरिएबल नहीं लिखा, बल्कि मैंने यहां पे लिखा है स्टैटिक पी। स्टैटिक पी मतलब कि पॉइंटर आपका है ये पी पॉइंटर, इसके साथ स्टैटिक जो ऑपरेटर है आपका, ये स्टैटिक ऑपरेटर कहलाता है यहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इट इज कॉल्ड एज इन डायरेक्शन ऑपरेटर। भाई इन डायरेक्शन ऑपरेटर का मतलब ये है कि आपका कंपाइलर जो है ना, वो यहां पे स्टैटिक के साथ जब किसी पॉइंटर का नाम आ जाएगा ना सी आउट स्टेटमेंट में या किसी भी अरिथमेटिक स्टेटमेंट में भी इवन, तो आपका ये जो कंपाइलर है वो देखेगा कि यार ये तो पी जो है ना, ये तो पॉइंटर है, ये तो नॉर्मल वेरिएबल है नहीं, और इसके साथ जब ये स्टैटिक लगा हुआ देखेगा, इन डायरेक्शन ऑपरेटर जब इसको दिखाई देगा कंपाइलर को, तो कंपाइलर ये देखेगा कि यार पी में ना किस वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है। इसमें तो नंबर वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है, जिस वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है उसका नाम क्या है, नंबर। तो ये कंपाइलर क्या करेगा कि ये उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा जिसका एड्रेस पी में पड़ा है, तो पी में तो नंबर का एड्रेस पड़ा है, तो ये नंबर वेरिएबल के एड्रेस पे जाएगा और नंबर वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू जो डेटा उसमें पड़ा है, उस डेटा को एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इन डायरेक्शन ऑपरेटर। इन डायरेक्शन ऑपरेटर क्या करेगा, देखेगा कि यार यहां पे जो पॉइंटर है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम तो पी है, पी वाले पॉइंटर को देखेगा कि इसमें एड्रेस किसका स्टोर है, पी पॉइंटर में एड्रेस स्टोर है नंबर वेरिएबल का। ये इन डायरेक्शन ऑपरेटर लगाने से आपका जो प्रोग्राम है वो इस पॉइंटर में जिसका एड्रेस पड़ा है, जो कि नंबर वेरिएबल का इसमें बेसिकली एड्रेस पड़ा है ना, तो वो नंबर वेरिएबल के पास जाएगा और उसमें पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करेगा और यहां पे लाके आपको डिस्प्ले करके दे देगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मेरे पास अगर आपका एड्रेस हो तो मैं आपको एक्सेस कर सकता हूं, मैं आपके घर आ सकता हूं, मैं आपसे मिल सकता हूं, मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठा के ले जा सकता हूं कहीं पे भी। ठीक है, तो आई कैन एक्सेस यू, इफ आई हैव योर एड्रेस आई कैन एक्सेस यू। तो इसी तरीके से ये जो पॉइंटर है इसमें एड्रेस पड़ा हुआ है ना इस वेरिएबल का, नंबर वेरिएबल का, तो जब एड्रेस पड़ा हुआ है तो ये पॉइंटर आपके इस वेरिएबल को एक्सेस भी कर सकता है, इसमें पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, और इवन इसके अंदर वैल्यू को राइट भी कर सकता है, इसमें वैल्यू पुट भी कर सकता है। वो कैसे कर सकता है वो अभी हम थोड़ी देर के अंदर देखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट है कि द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल नंबर इज एंड नंबर, यानी कि अगर आप नंबर वेरिएबल के साथ एंड लगा दोगे ना, तो आपको उसका ना एड्रेस जो है ना, वो यहां पे आपका ये सी आउट स्टेटमेंट उसका एड्रेस आपको प्रिंट करके देगा, जैसे कि इस केस के अंदर है कि द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल नंबर इज एंड नंबर। तो ये आपको ना एड्रेस दिखा रहा है 0x61FE14। ये बेसिकली जो नंबर भी 0x से स्टार्ट हो, तो इसका मतलब है कि इसके बाद आने वाला जो डिजिट्स है ना 661FE14, ये डिजिट्स जो है ना, ये कोई डेसिमल के डिजिट्स नहीं है, बल्कि ये आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के डिजिट्स हैं। और आपको पता होना चाहिए हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर उसका जो बेस होता है वो 16 होता है, मींस कि उसमें 16 डिजिट्स होते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, और जो हेक्साडेसिमल है उसमें 0 से लेके F तक आपके 16 डिजिट्स होते हैं। तो ये आपका मेमोरी एड्रेस जो शो कर रहा है ये हेक्साडेसिमल के अंदर शो कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे नेक्स्ट जो लास्ट जो सी आउट स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है कि द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल नंबर इज P, यानी कि अगर आप सी आउट स्टेटमेंट में खाली P लिखते हो, अपने पॉइंटर का नाम लिखते हो, तो भाई पॉइंटर में तो मैंने स्टोर किया था एंड नंबर, यानी कि नंबर वेरिएबल का एड्रेस, तो आप सी आउट स्टेटमेंट में अगर ये लिख देते हो एंड नंबर, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है एंड नंबर, तो तब भी आपको नंबर वेरिएबल का एड्रेस ही यहां पे आउटपुट होके नजर आएगा। और अगर मैं वहां पे P लिखता हूं, क्योंकि P में एंड नंबर ही पड़ा हुआ है और कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो जब मैं यहां पे सिर्फ पॉइंटर का नाम लिखता हूं तो मैं उस पॉइंटर के अंदर मौजूद वैल्यू यहां पे डिस्प्ले कर रहा होता हूं, और पॉइंटर में और कुछ नहीं पड़ा बल्कि इसी नंबर वेरिएबल का एड्रेस ही पड़ा है। तो इस तरीके से मुझे उसका
एड्रेस जो है वो शो कर देगा। तो ये तो था तरीका। जो आपके पहले जो दो सी आउट स्टेटमेंट्स थे उनके जरिए से हमने ये देखा कि आपका ये जो नंबर वेरिएबल है ना जिसमें 50 पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी 50 वैल्यू एक्सेस यानी कि रीड करने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं अगर नंबर वेरिएबल का एड्रेस जो है वो मैंने किसी पॉइंटर के अंदर भी अगर असाइन किया हो तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये अभी तक जो आप करते आ रहे हो, आप अपने नंबर वेरिएबल या अपने वेरिएबल का नाम लिख दो। इसी नाम को अगर आप किसी अरिथमेटिक स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे तो तब भी नंबर वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू जो है वो रीड हो जाएगी, ठीक है, वो एक्सेस हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर नंबर वेरिएबल का एड्रेस अगर आपने किसी पॉइंटर में स्टोर किया है तो आप उस पॉइंटर के साथ इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा के आप उस नंबर वेरिएबल की वैल्यू रीड कर सकते हो, ठीक है। ना सिर्फ रीड कर सकते हो बल्कि राइट भी कर सकते हो। कैसे राइट कर सकते हो, मैं यहां पे इन दो स्टेटमेंट्स को कर लेता हूं रिमूव, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं नंबर इज इक्वल टू 60, नंबर इज इक्वल टू 60 यानी कि नंबर वेरिएबल में ना अभी 60 पड़ा है, ठीक है। और इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को जो सी आउट स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं कर लेता हूं कॉपी और यहां पे लाके पेस्ट करता हूं। तो ऑब्वियसली ये मुझे दिखाएगी कि इसकी वैल्यू जो है ना नंबर वेरिएबल की अब 50 नहीं है बल्कि अब 60 है। यहां पे ये जो लास्ट टू सी आउट स्टेटमेंट्स हैं ये मुझे उसकी वैल्यू 60 दिखाएंगे और ये उसकी वैल्यू मुझे 50 दिखाएंगे। और इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं लिखता हूं स्टैटिक p इज इक्वल टू 100। तो बेसिकली मैं नंबर वेरिएबल की वैल्यू ही चेंज कर रहा हूं इस स्टेटमेंट को लिखने की वजह से। मैं यहां पे अपने इस प्रोग्राम को खत्म कर लेता हूं, मैं इसको यहां पे इसको सेव कर लेता हूं। जो चेंजेस मैंने किए हैं उन चेंजेस को ऑब्वियसली मैं इसको बिल्ड भी करूंगा और बिल्ड करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूं साइज इसका। ओके जी, यहां पे अगर आप देखें तो मैंने एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मैंने उसमें 50 वैल्यू डाली है। मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उस पॉइंटर का नाम है p और इस पॉइंटर के अंदर मैंने नंबर वेरिएबल का क्या स्टोर किया है, एड्रेस। ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ जानी चाहिए क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो नंबर वेरिएबल की वैल्यू 50 है वो आपको यहाँ पे इन दो सी आउट स्टेटमेंट्स की वजह से आपको ये नंबर वेरिएबल की वैल्यू 50 जो है वो नजर आ रही है। पहले मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा और फिर मैंने यहाँ पे पॉइंटर का नाम लिखा और पॉइंटर का नाम लिखने से पहले मैंने एक इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी यूज किए, इनडायरेक्शन, ठीक है, मैंने इनडायरेक्शन ऑपरेटर यहाँ पे यूज किए। तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर क्या करेगा कि पॉइंटर p में जिस मेमोरी लोकेशन का, जिस वेरिएबल का एड्रेस पड़ा होगा उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई जो वैल्यू होगी वो वैल्यू मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और नंबर वेरिएबल में पड़ा है 50 और तो स्टैटिक p लगाने से भी मुझे 50 वैल्यू मिलेगी। उसके बाद मैंने लिखा है नंबर इज इक्वल टू 60। नंबर इज इक्वल टू 60 का मतलब ये है कि यार नंबर वेरिएबल में पहले वैल्यू पड़ी हुई थी 50, वो वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी, पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसकी जगह पे नई वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। और फिर जब मैं यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सी आउट में कि द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज नंबर, नंबर इज इक्वल टू नंबर। तो नंबर वेरिएबल में पहले 50 था लेकिन अब उसमें 50 नहीं है, अब उसमें 60 है, तो ये आपको 60 शो करेगा। इसी तरीके से जो आपका तीसरा सी आउट स्टेटमेंट, सॉरी जो चौथा सी आउट स्टेटमेंट है उसमें लिखा है द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज स्टैटिक p इज इक्वल टू, और यहां पे मैंने नंबर वेरिएबल की जगह पे स्टैटिक p लिख दिया, यानी कि मैंने पॉइंटर का नाम लिखा है, ये वो पॉइंटर है जिसमें इस नंबर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है और इस एड्रेस के साथ मैंने स्टैटिक लगा दिया है। तो बेसिकली आई एम एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल हुज एड्रेस इज स्टोर्ड इन पॉइंटर p। तो मैं उसकी वैल्यू यहां पे एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मुझे यहां पे 60 वैल्यू और यहां पे भी मुझे 60 वैल्यू जो है वो प्रिंट होके यहां पे नजर आएगी, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा तरीका इसी नंबर वेरिएबल की वैल्यू को राइट करने का है, यानी कि इसमें नई वैल्यू स्टोर करने का तरीका यह है कि आप अपने उस पॉइंटर का नाम लिखें जिसमें नंबर वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है और उस पॉइंटर वेरिएबल से पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा लें और आप लिखें स्टैटिक p इज इक्वल टू 100। तो स्टैटिक p इज इक्वल टू 100 का मतलब यह कि 100 वैल्यू उस वेरिएबल में डालनी है जिस वेरिएबल का एड्रेस जो है ना वो p पॉइंटर के अंदर पड़े। तो भाई p पॉइंटर में तो नंबर वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है, तो नंबर वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है तो 100 वैल्यू उठा के नंबर वेरिएबल में ले जाके क्या कर लो, स्टोर कर लो।
और इसके बाद ये जो आखिरी जो दो सी आउट स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली आपको नंबर वेरिएबल में, नंबर वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं, नंबर वेरिएबल में पड़ी हुई जो वैल्यूज हैं वो ही आपको डिस्प्ले करके दे रही हैं। तो चूंकि नंबर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है, पहले 50 थी फिर 60 हुई, फिर आपने इसमें 100 पुट कर दी है, तो अब ये आपको यहाँ पे नंबर वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू 100 वो डिस्प्ले करेगा। और स्टैटिक पी जो है वो भी आपको उस वेरिएबल की वैल्यू आपको डिस्प्ले करके देगा जिसका एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर पी में पड़ा है। तो पॉइंटर पी में तो भाई एड्रेस पड़ा है नंबर वेरिएबल का, तो आपको यहाँ पे नंबर वेरिएबल ही की वैल्यू डिस्प्ले होगी जो कि इस टाइम पे 100 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले हो रहा है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन द नंबर वेरिएबल इज नंबर इज इक्वल टू 100 एंड द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल स्टैटिक पी के थ्रू अगर आप एक्सेस करेंगे तो भी आपको ये 100 वैल्यू ही डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, ओके जी। और अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, मैं अगर उसका लेट सपोज मैं उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ना, नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर। ठीक है, यानी कि नंबर वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है उसको नंबर वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट को कहां स्टोर करो, नंबर वेरिएबल में ही स्टोर करो। ठीक है, तो आपको यहां पे 100 का जो स्क्वायर है ना वो आपको यहां पे 100 का जो स्क्वायर है ना वो आपको यहां पे डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, तो मैं अगर यहां पे लिख देता हूं कि द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज, ठीक है, यहां पे अगर मैं लिख दूं नंबर और नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख देता हूं लेट्स सपोज स्टैटिक P इज इक्वल टू स्टैटिक P इज इक्वल टू स्टैटिक P प्लस बल्कि माइनस बल्कि इस तरह कर लेते हैं प्लस 5000। ठीक है, तो आपके यहां पे नंबर वेरिएबल की वैल्यू 100 थी, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 उसका रिजल्ट जो है वो नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और यहां पे नंबर वेरिएबल ही की अपडेटेड वैल्यू में 5000 जो है वो ऐड हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो स्टैटिक पी में आके, यानी कि आपके नंबर वेरिएबल ही में आके स्टोर हो जाएगा। स्टैटिक पी इज बेसिकली द वे ऑफ एक्सेसिंग योर नंबर वेरिएबल। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज, और यहां पे मैं अब नंबर की बजाय नंबर भी लिख सकता हूं और मैं अगर चाहूं तो स्टैटिक पी भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैं अब रन करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स तो वही थी यार जो पहले चल रही थी। यहां पे मैंने एक काम किया, मैंने लिखा नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू नंबर। नंबर में 100 है, 100 इंटू 100 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा और 10,000 जो है वो आपका नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहां पे मैं सी आउट स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कि द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल इज नंबर में पड़ा है 10,000 और यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टैटिक पी इज इक्वल टू स्टैटिक पी प्लस 5,000। स्टैटिक पी का मतलब है यहां पे कि वो वेरिएबल जिसका एड्रेस पड़ा है पॉइंटर पी में, उसमें जाओ, उस वेरिएबल के पास जाओ और उसमें पड़ी हुई वैल्यू एक्सेस करो। तो पी में तो नंबर का एड्रेस पड़ा है और नंबर में जो है यहां पे इस टाइम पे 10,000 पड़ा है, तो 10,000 में 5,000 ऐड करेगा 15,000 और वैल्यू स्टोर करेगा उस वेरिएबल में जिसका एड्रेस पी पॉइंटर में पड़ा है और पी पॉइंटर में एड्रेस पड़ा है नंबर वेरिएबल का। तो यहां पे आपका जो नंबर वेरिएबल है वो अपडेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है वो 15,000 हो जाएगी और वो वैल्यू आप यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हो स्टैटिक पी लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट है पहले ये 10,000 दिखाएगा और उसके बाद आपने चूंकि उसमें 5,000 ऐड किया है तो यहाँ पे आपको 15,000 डिस्प्ले करके दिखा देगा। डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आप इस वीडियो लेक्चर को जो है कम से कम 2 दफा तो जरूर देखें। ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये क्लियर हो जाएं और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग ऐसे फंक्शंस बनाएंगे, ऐसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स का एड्रेस पास कर रहे होंगे।
ठीक है, क्योंकि आपको वेरिएबल्स एड्रेस पास करने से पहले आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये इस क्लास के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बताया है, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। पॉइंटर्स के अंदर किस तरीके से हम एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, और पॉइंटर्स के थ्रू हम किस तरीके से मेमोरी लोकेशन पे जाके उसमें पड़ी हुई वैल्यू को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, और पॉइंटर्स के थ्रू हम किसी मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस उस पॉइंटर में पड़ा हो, तो उस मेमोरी लोकेशन पे जाके हम वैल्यूज किस तरीके से राइट कर सकते हैं, उसमें हम वैल्यूज किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने इसके अंदर देखी हैं। आई बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसका नाम है कोड विद फैसल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर लें, इसको शेयर कर लें, इसके ऊपर आप कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज।